यस हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एक स्पेशली ब्रांच पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो अपना एक स्पेशलाइजेशन पेपर है। ठीक है, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स। एक सेकंड ऑप्शन स्पेशलाइजेशन अपने पास प्लाज्मा फिजिक्स भी है। मैं आज यहाँ आपको अपना जो स्पेशलाइज पेपर माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपन इस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या स्टडी करेंगे इसका मैं ब्रीफली पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहला अपन माइक्रोवेव का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, दूसरा अपन एक माइक्रोवेव का जो प्रोपोगेशन ट्रांसमिशन लाइंस को वेवगाइड करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब एक वेव गाइड आल्सो वे ट्रांसमिशन लाइंस एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ट्रांसमिशन कि सिग्नल्स का अपन ट्रांसमिशन करके वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट है इंस्ट्रूमेंटली अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिशन की रिक्वायर्ड होती है। दूसरा अपने पास रेजोनेटर्स। रेजोनेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। केविटी, इसको अपन हॉलो केविटी भी बोलते हैं। वेवगाइड का स्मॉल पार्ट इज पैक्ड फॉर द बोथ आर एंड इज नॉट द केविटी। वेवगाइड को अपन ओपन एंड्स होते हैं, इनको क्लोज करते हैं तो वो क्या होता है, रेजोनेटर होता है। ठीक है, फेराइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये फेराइड्स क्या होते हैं, देखो अपने पास एक मैग्नेटाइज्ड मीडियम होता है। जैसे आपने एडाप्टर, आजकल अपन जो पहले अपन इको, आजकल कोई इंस्ट्रूमेंट का इको बहुत कम हो गया और मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड हो गई। ठीक है, लो पावर के ऊपर वो ऑपरेट होने लग गए। उसका रीजन है कि जो फेराइट मीडियम है वो रिफ्लेक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और आल्सो भी बाय चेंज फेज शिफ्ट बाय दिस मीडियम इज नॉट द फेराडे रोटेशन। ठीक है, तो ये भी मोर इंपॉर्टेंस है इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में जो माइक्रोवेव सिग्नल के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फेराइड्स के बारे में अपन इसका। फिर माइक्रोवेव केविटी, माइक्रोवेव केविटी या अपन इसके एलिमेंट या सोर्सेज की बात करें। माइक्रोवेव सोर्सेज, माइक्रोवेव सिग्नल्स का इंड्यूशन कैसे किया जाए और उनका एम्पलीफिकेशन कैसे किया जाए। जैसे क्लेस्ट्रॉन का नाम सुना होगा, माइक्रोवेव पावर एम्पलीफायर है। आल्सो भी बिहेव एज जनरेटर, माइक्रोवेव सोर्स की तरह बिहेव करता है। क्लेस्ट्रॉन है, अपने पास मैग्नेट्रॉन है, ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है। मतलब अपने पास मल्टी केविटी जनरेटर भी हैं। ठीक है, जो अपन मैग्नेट्रॉन की सीरीज में आते हैं। तो अपन इस माइक्रोवेव केविटीज के बारे में अपने सिलेबस में 3 टाइप के क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और TWT के बारे में ब्रीफली स्टडी करेंगे कि उसमें माइक्रोवेव सिग्नल्स को कैसे इंड्यूस किया जाता है, किस टाइप से इसका एम्पलीफिकेशन, पावर एम्पलीफिकेशन किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ये कंप्लीट यहां से ये 4 पोर्शन जो स्टेबलाइज पोर्शंस हैं, काफी इंपोर्टिव पोर्शंस हैं। इन इंपोर्टेंस पोर्शन से निश्चित रूप से जो फर्स्ट यूनिट के 5 क्वेश्चन, फर्स्ट सेक्शन के 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। अपन को ओनली परमिट टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन, बट अपन 4 स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं, उन पोर्शंस के बारे में स्ट्रांगली स्टडी करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे। सेकंड सेक्शन में अपन एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। एम्पलीफायर्स, देखो अपने एम्पलीफायर्स में पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, नॉन लीनियर एम्पलीफायर्स है, रियर वरेक्टर डायोड जिसका नाम है, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अपन कोई पावर का डिलीवेशन फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के द्वारा, मतलब फ्रीक्वेंसी की डिलीवरी अलग टाइप के मोड में पावर डिलीवर करना। जैसे मान लो कि 2 फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं F1 और F2, तो देन कैन एम्पलीफायर एट फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 एंड मे पॉसिबल एंड द F1 माइनस F2। ठीक है, तो पावर डिलीवरी फ्रीक्वेंसी चेंजिंग के द्वारा एक पैरामेट्रिक एम्पलीफायर कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोवेव सिग्नल केविटी के ऊपर वर्क करने वाला डिवाइस है। इसमें से एक क्वेश्चन कंप्लीटली अपन को यहाँ फाइंड आउट होगा सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन में दूसरा पोर्शन करेंगे सैटेलाइट।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब आज से अपने पास यहाँ सैटेलाइट्स के द्वारा यूनिवर्स में अपन कोई कनेक्शन टेलीफोनिक या अपन रेडियो या अपन पास किसी टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके द्वारा अपन कनेक्शन सेटअप करते हैं। तो ये सैटेलाइट्स का जो एक मेन कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स होते हैं, उनके द्वारा सिग्नल्स को रिसीवर एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना के बीच में कनेक्टिविटी बनाता है। मतलब अर्थ के ऊपर एक ट्रांसमीटर एंटीना जहाँ से सिग्नल इंड्यूस किए जाते हैं, वो सैटेलाइट के द्वारा पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड करके रिसीवर एंटीना के द्वारा कैचअप किए जाते हैं, अपना कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। ये अपने पास 6 पोर्शन है जिनको अपन ब्रीफली स्टडी करें। ठीक है, आज मैं पहले माइक्रोवेव के इंट्रोडक्शंस में माइक्रोवेव होती क्या है, व्हाट इज द माइक्रोवेव? मतलब इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव स्पेक्ट्रम का एक पोर्शन है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो क्लियर है। इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज लाइज बिटवीन, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा पोर्शन है जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक स्टार्ट है, 0.3 गीगाहर्ट्ज, गीगा में 10⁹ as to 300 गीगाहर्ट्ज। 0.3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पोर्शन होती है, वो माइक्रोवेव पोर्शन होता है। वो इस फ्रीक्वेंसी की जो कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इसको माइक्रोवेव सिग्नल्स बोलते हैं। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो सिग्नल कैरियर वेव होती है, उसको माइक्रोवेव सिग्नल बोले जाते हैं। इसकी जो वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ रेंज अपन सी से लैम्डा सी में फ्रीक्वेंसी में रिलेशन जानते हैं, 100 cm टू 1 mm तक आती है। रिलेशन निकालने का है, लैम्डा बराबर C/F। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन नहीं होना, इसको 300 मेगाहर्ट्ज भी लिख देते हैं, इस सेम। ठीक, और 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज आर द माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। मतलब माइक्रोवेव इस फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आर नॉट द माइक्रोवेव सिग्नल्स, और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ राइजेस। इस स्पेक्ट्रम पार्ट को एट ए हाई फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, यहां अपन रेंज में डिवाइड करते हैं, 3 बड़े रेंज में डिवाइड करते हैं। अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी रीजन, एक अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी USF, मतलब इसको 3 टाइप के, वैसे म्यूचुअली कई बैंड होते हैं, सो माइक्रो बैंड बोलते हैं, एक्स बैंड होता है, एल बैंड होता है, एस बैंड होता है। उनका एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, इसको अपनी बैंड सीरीज में लेते हैं, वो डिफाइन करता है, पर यूजेस बेसिस के ऊपर उनका नाम है। यहाँ 3 बेसिक बैंड्स रीजन्स हैं, 3 बेसिकली रीजन में डिवाइड किया है पूरे माइक्रोवेव रीजन को। एक है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, और दूसरा है शॉर्ट हाई। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर 0.3 गीगाहर्ट्ज से लेकर
3 गीगाहर्ट्ज नहीं कि 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, दूसरा अपने पास आता है सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसको अपन 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज रेंज में लिया। एक होता है एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, लाइक माइक्रोवेव के 3 रीजन हैं। माइक्रोवेव रीजन को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम था जो इस फ्रीक्वेंसी रीजन में आता है। इसको 3 ब्रॉड रीजन्स में डिवाइड किया गया है। यूएसएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन फ्रॉम 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन 3 to 30 एंड एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ये 3 बेसिक रीजन्स ऑफ द माइक्रो। ठीक है, अपने पास यहां जो रेंजेज है, इन रेंजेज को अपन ये जो यूजेज है अपन यूज क्या करते हैं इनका, जैसे अपने पास वाईफाई कनेक्टिविटी में, जो अपने पास मोबाइल फोन्स, जो मॉडर्न मोबाइल फोन्स की सुपर कंडक्टिविटी के लिए, मतलब अपन सुपर कनेक्शन के लिए, अपन हाईली स्पीड कनेक्शन के लिए, अपने यहाँ जो अपन टीवी कम्युनिकेशन के लिए अपन इसका यूज करते हैं। मतलब ये फ्रीक्वेंसी रेंजेस है, इनको अपन अपने पास माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का जो ब्रॉडकास्ट यूज है वो टेलीकॉम कम्युनिकेशन और कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल यूजेज या राडार में वो अपने एप्लीकेशन सीरीज को अपन अलग से डिफाइन करेंगे। मतलब इन सब जो रीजन्स है उनका डिफरेंट टाइप रीजन में यूजेज है। ठीक है, तो अपन मैं सिंपली इंट्रोडक्शन में कि माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव के 3 बेसिक रीजन्स अपने डिवाइड कर दिए। तो इसके कई टाइप्स के बैंड्स भी हैं, मतलब इसके फ्रीक्वेंसी बेसिस पर अपन उसको रेंज डिवाइड कर दिए गए, जैसे एल बैंड, एस बैंड, के बैंड। तो इनकी सीरीज क्या है, उन सबका यूजेज अलग अलग है। अपन ब्रीफली वहां जब एप्लीकेशंस है तो वहां पर आपको कुलकर्णी, देखो इसमें एक कुलकर्णी की एमएल सिसोदिया बुक आती है, एक कुलकर्णी की बुक आती है जिसमें वेवगाइड, फेराइड, रेजोनेटर और केविटीज जो क्रिस्टॉन्स है वो बहुत अच्छी तरह दे रखा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दे रहा है, एंटीना भी दे रखा है। ठीक है, और एक एमएल सिसोदिया बुक आती है इसकी। ठीक है, एमएल सिसोदिया के अंदर भी अपने पास एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का पोर्शन है, वो कंप्लीट नहीं होगा उसमें। अदरवाइज अपने पास कुलकर्णी बुक लगभग पूरे पोर्शन को कवर करती है। तो कुलकर्णी या एमएल सिसोदिया की दोनों बुकों को कंबाइन करके अपन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे पोर्शन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो वहां पर आपको परफेक्टली रेंज विथ रेंज में माइक्रो सिग्नल्स का किस फैक्टर, किस जो सेक्टर में है यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ मैक्रोस्कोपिकली बड़े रेंज से मैं एक नाम रेगुलेशन एप्लीकेशन टाइप में करना। तो पहले अपन इसके बैंड्स ऑफ माइक्रोवेव रीजन। जिनकी एक सीरीज है, स्मॉल लिख देता हूं आपको। पहला है एल बैंड, मतलब जिसकी रेंज क्या है 1 से 2 गीगाहर्ट्ज। ये पॉइंट नहीं, केवल अपन 1 से 2 गीगाहर्ट्ज की रेंज को अपन क्या कहते हैं, एल बैंड कहते हैं। सेकंड, दूसरा है एस बैंड जो 2 से 4 होता है, एस 2 से 4 गीगाहर्ट्ज। एल एस, फिर है सी बैंड 4 से 8, ये बैंड है यहाँ पर सी बैंड जो 4 से 8 गीगाहर्ट्ज रेंज में डिफाइन किया गया है,
फोर्थ के बैंड ठीक है, जिसका रेंज है 8 से 12 गीगाहर्ट्ज। फिर फिफ्थ एक K4 बैंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका रेंज है 12 से 18 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, फिर है के एक्स, पहले एक्स बैंड रहेगा, ये क्या नहीं सी, फिर एक्स बैंड LSC एक्स बैंड, फिर K4 बैंड, फिर के बैंड आएगा, के बैंड जिसका रेंज है 18 से 26 गीगाहर्ट्ज। 7 के ए बैंड, सिंपल है के ए बैंड, जिसका रेंज दे रखा है 26 से 40 गीगाहर्ट्ज। क्यू बैंड जिसकी रेंज है 30 से 50 ठीक है, क्यू बैंड आ गया। फिर है यू बैंड 40 से 30 से 50 ठीक है, फिर 50 से लेकर 75 से बीच में मिडिल इंटरमीडिएट है कि 30 से 50 तक का रेंज क्यू रेंज में आता है, आ गया। फिर यू बैंड, यू बैंड क्या आएगा 40 to 50 गीगाहर्ट्ज। नंबर 10 वी बैंड 50 से 75 गीगाहर्ट्ज दिया गया। फिर ई बैंड इवेंट है 60 to 90 गीगाहर्ट्ज। 12 डब्ल्यू बैंड 75 से 110 WF और D और बस गया। डब्ल्यू बैंड 75 से 110 गीगाहर्ट्ज ठीक है। फिर एफ बैंड तो अपने पास है एफ बैंड में 90 से 140 फिर है डी बैंड 1/4 1/5 डी बैंड। वो अपने पास है 110 से 170 गीगाहर्ट्ज। ये डिफाइंड है जो आपको बुक में कुलकर्णी की बुक में या MS सिसोदिया बुक में बैंड्स डिफाइंड है। कुछ आइडियाज आपको कुछ बैंड्स है वो मोर एप्लीकेबल है इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेज ठीक है। इन कम्युनिकेशन में अलग बैंड होगा, राडार में अलग बैंड यूज होता है। तो ये अपने पास ये यूजेबल जो माइक्रोवेव बैंड्स हैं जिनको अपन इस सीरीज में डिफाइंड करता है ठीक है। कभी अपने पास टाइप का इस छोटा क्वेश्चन हो कि अपने पास माइक्रोवेव का ऑन द बेसिस ऑफ जो फ्रीक्वेंसी रेंज इज डिफाइंड इन द वेरियस बैंड्स आर नोन द माइक्रोवेव बैंड्स ठीक है।
तो अपन ने 3 बेसिक रीजन डिफाइन कर लिए, माइक्रोवेव सिग्नल डिफाइन कर लिया, इसके बैंड्स डिफाइन कर दिए। अब इसके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव सिग्नल में और माइक्रोवेव में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो सिग्नल का मतलब होता है कैरियर वेव, बाय दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक कैरियर वेव होती है जिस पर कोई मैसेज ड्रॉप या मॉड्यूलेटेड होता है, वो वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट पर ड्रॉप होता है, तो वो कहलाते हैं कैरियर वेव, को सिग्नल वेव कह सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्री स्पेस से मूव हो रहा है विदाउट, इसको अपन वेव फॉर्म कहते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि ईएम वेव के ऊपर अपना मैसेज है वो मॉड्यूलेटेड किया जाता है बाय वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी या फेज या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और फिर वो डीमॉड्यूलेशन से मैसेज को सेपरेट कर लेते हैं। तो अपने पास कैरियर वेव सिग्नल के बेसिस पर जो अपने कैरियर वेव के रूप में या अपन इसको डिटेक्शन के रूप में एप्लीकेशंस क्या करता है? एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव, अपन अलग सेक्टर वाइज इसका एप्लीकेशंस देखें। पहला है टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में इसका बेस्ट यूजेज है। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो अपन कनेक्टिविटी होती है एक्सटर्नली सेकंड अदर इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट, जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन बोलते हैं, अपने मोबाइल कनेक्शन है, ठीक है। राडार, टीवी जो सेट अपने पास है, अपन हो सकता है कि अपन इन्वायरमेंटली स्टडी करने के लिए भी अपन जो यूज करते हैं डिटेक्शन के रूप में। टेलीकॉम कम्युनिकेशन में इसका बेस्ट टीवी, टेलीविजन, टेलीफोन, इनका अपन एग्जांपल दे सकते हैं। सेकंड अपन ले राडार में इसका यूज होता है। राडार एक डिटेक्टर है, डिटेक्शन है, मतलब एक प्लेस से दूसरे अननोन अनरीचेबल प्लेस की कोई इंफॉर्मेशन इवेंट यदि डिटेक्ट करना हो तो अपन सिग्नल्स वहां से क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, वो सिग्नल वहां से रिफ्लेक्ट होकर अपने को इंफॉर्मेशन देता है डिटेक्शन का। तो राडार में अपने पास जो अपने पास इन्वायरमेंटली जैसे अपन मान लो कि अपन वेदर इंफॉर्मेशन है, वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो वो भी क्या ये वेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर ही काम करते हैं। तो अपने यहाँ राडार डिटेक्शन के अंदर अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट लूं मैं कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजेज भी है इसका। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल, तो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल में कोई मिस्टेक, कोई डिफरेंस है कि कॉमर्शियल ही है कि अपने पास जितने भी फूड इंडस्ट्रीज, पेज इंडस्ट्रीज, जिनका अपन क्या करते हैं कि अपन पास एक मॉडिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, एज अ यूटिलाइज फोर्स बनाने के लिए। और इंडस्ट्रियल के अंदर भी क्या डेवलपमेंट किया जाता है, कोई सिस्टम का, कोई मेटल का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो कॉमर्शियल में जैसे अपने पास ये फूड इंडस्ट्री में इसका यूज है। फूड इंडस्ट्री में माइक्रोवेव ओवन से नाम सुना होगा, माइक्रोवेव ओवन जिसे अपने हीट के रूप में अपन कुकिंग के लिए यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल के मतलब अपने पास एक हार्ड सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स के वेल्डिंग के अंदर जैसे अपन एक वेव वेल्डिंग सोल्डिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो कई टाइप के अपन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यूजेज है। पेपर फूड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री होती है, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो अपन कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल भी लार्ज एप्लीकेशंस है ऑफ द माइक्रोवेव रीजन। राडार में इसका यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल इसका यूज होता है। और भी कई पोर्शन अपन ले सकते हैं। बायोमेडिकल में भी यूज होता है, मेडिकल यूजेज। बायो साइंस में, मेडिकल साइंस में, ट्रीटमेंट में, मतलब इंस्ट्रूमेंशन
सेफ्टी के अंदर भी कई बार अपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मेडिकल ऑपरेशन थेरेपी में जो यूज होते हैं, तो उनको अपन क्लिनिक या सेफ रखने के लिए अपन सिग्नल्स का यूज करते हैं, मतलब डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये माइक्रोवेव जो सिग्नल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए डेंजर होते हैं। क्यों? इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो अपने टिश्यूज को, बॉडी को जैसे एक्सरे बैंड की तरह, तो मतलब अपना रेडिएशन के बेसिस पर इसका यूज डायरेक्टली कोई थेरेपी में यूज न करके अपन इंस्ट्रूमेंटेशन सेफ्टी के लिए या उसको क्लिनिक्स के लिए अपन बायोमेडिकल में या रिसर्च में अपन इसका यूज करते हैं। तो बायोमेडिकल साइंस में भी इसका यूज है। ठीक है, और भी अपने पास कई पॉइंट्स कैटेगराइज करके अपन पॉइंट सेक्टर्स को कैटेगराइज करके इनके एप्लीकेशन टर्मोलॉजी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन एक नहीं कई फील्ड्स हैं, मैं मोर देन वन फील्ड्स को कि अपन टेलीकॉम कम्युनिकेशन के ऊपर 4 या 5 लाइन एग्जांपल दे दें, राडार के ऊपर अपन कुछ एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, इंडस्ट्रियल फूड कॉमर्शियल यूजेस पर लिखते हैं, बायोमेडिकल साइंस में से यूजेस लिखते हैं। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर मोर सेक्टर्स के अंदर माइक्रोवेव प्रायोरिटी से यूजेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में से यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स वेरफेयर, मेन पॉइंट तो अपन माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर्स में मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर जो प्रोसेस है, माइक्रो सिग्नल की प्रोसेस है वो थोड़ी फास्ट इंडिविजुअल है। तो अपन माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर भी वेरफेयर के मतलब डेवलपमेंट में, इंस्ट्रूमेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अपन इनका यूजेज है माइक्रो सिग्नल्स को ट्रांसफर करने की प्रॉब्लम एक ट्रांसमिशन लाइन में इंड्यूस होती है। मतलब एक सिंपली 2 पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन इज नॉट यूज टू ट्रांसफर द माइक्रोवेव सिग्नल्स, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सिंपली 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता, अटेन्यूएशन हो जाता है, डीके हो जाता है। इसका कारण क्या है कि एट हाई फ्रीक्वेंसी पर हम स्किन डेप्थ इफेक्ट की बात करें कि मेटल में हाई फ्रीक्वेंसी पर जो वेव्स है इस प्रोपोगेट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, और यदि फ्रीक्वेंसी को और ज़्यादा इंक्रीज करें तो अंदर लीकेज स्किन डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब सरफेस के ऊपर जो रेडिएशन फील्ड है वो लीकेज हो जाएगी। तो मतलब सर्किट थ्योरी, ट्रांसमिशन लाइन है वो सर्किट थ्योरी के ऊपर ऑपरेट करता है, लेकिन अपन हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को प्रोपोगेट करने के लिए फील्ड थ्योरी, कन्फाइनमेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बेसिस पर ट्रांसमिशन करते हैं। तो अपन क्या यूज करते हैं, वेवगाइड। ठीक है, वेवगाइड के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी। वेवगाइड के लिए अपनी कितनी टाइप्स की होती है, वेवगाइड क्या होता है, वेवगाइड की इंपॉर्टेंस क्या है, या सिंपली ट्रांसमिशन लाइन में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज क्या है। मतलब वेवगाइड और ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज है कि बोथ आर प्रोपोगेट द सिग्नल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, दूसरी सिमिलरिटी है कि इन द बोथ आर लाइन इन वेवगाइड एंड इंड्यूस द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस एंड इन द वेव इंपीडेंस, इसमें वेव इंपीडेंस इंड्यूस होता है। इन बोथ आर बाय द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, या इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की स्टैंडिंग वेव पैटर्न क्रिएट होता है। टू पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन में भी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। तो सिमिलरली इसमें भी रिफ्लेक्शन इंसिडेंट वेव का स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। एंड्स के ऊपर इंपीडेंस मैचिंग के बेसिस पर जो इंसिडेंट वेव है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे 2 वायर लाइन में होती है एंड्स पर, तो इसके भी वेवगाइड के एंड्स पर भी 2 वायर लाइन में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो इंपीडेंस मैचिंग पर डिपेंड करता है कि एंड का जो इंपीडेंस मैचिंग यदि कर रहा है तो टोटल सिग्नल्स डिलीवर हो जाएगी सेकंड एंड लाइन पर,
और यदि इंपीडेंस मैच नहीं करा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, सिग्नल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इसकी भी होती है तो इंपीडेंस कैरेक्टरिस्टिक टू वायर लाइन की भी होती है, ठीक है। लेकिन ये हाई पास फिल्टर की तरह वर्क करता है। इसमें डिसिमिलरिटी है कि टू वायर ट्रांसमिशन लाइन में जो सिग्नल्स का है वो ट्रांसमिशन सर्किट थ्योरी से एनालिसिस होता है, सर्किट थ्योरी के बेसिस पर करते हैं, जबकि वेवगाइड में फील्ड थ्योरी से होता है। तो वो दो मेटेलिक वायर लाइन होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है। बीच में कोई मीडियम होता है, ट्रांस कंडक्टेंस को अपन मीडियम के बेसिस पर एनालिसिस करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं, उसका जी कैपेसिटेंस इंडक्टेंस निकालते हैं। लेकिन वेवगाइड क्या होती है, कोई मेटेलिक लाइन नहीं होती, ये होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। अब होलो मेटेलिक ट्यूब को अपन कह सकते हैं किसी क्रॉस सेक्शन में भी रेक्टेंगुलर सर्कुलर, एक होलो मेटेलिक क्रॉस सेक्शन लाइन है ये, मतलब मेटेलिक ट्यूब होती है, होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, सीधी सी बात। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर टाइप के फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन है वो मे बी सर्कुलर और मे बी रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है और एक सर्कुलर वेवगाइड होती है। तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे दो टाइप, लेकिन पूरे ऊपर केवल मेटेलिक कवर है, इनसाइड फ्री स्पेस है, तो होलो मेटेलिक ट्यूब होती है। जबकि उसमें क्या होती है, दो मेटल वायर्स होती है, अलग अलग लाइन होती है। इसमें जो सिग्नल्स है वो मल्टी रिफ्लेक्शन के द्वारा प्रोपोगेट होते हैं। इसमें स्टैंडिंग वेव, इसमें भी क्या होता है, वेव्स वायर लाइन के बीच में वेव्स बनती है, रिफ्लेक्शन के द्वारा स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनता है। इसमें मल्टी रिफ्लेक्शन होता है। और वो मल्टी रिफ्लेक्शन क्यों होता है कि जो मेटेलिक कवर है उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कन्फाइंड किया जाता है। बाय दिस वेव इज गाइड टू प्रोपोगेट, मतलब गाइड कर दी, मतलब गाइड करने का मतलब है उसको आगे चलने दिया जाता है। मतलब इसमें जो मेटेलिक सरफेस होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड हो जाते हैं, मेटेलिक सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और कन्फाइनेशन के द्वारा जैसे वेव सिग्नल यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इफेक्ट हुआ, तो वो प्रोपोगेशन के लिए गाइड हो जाता है। हाँ, वेलोसिटी, impedance and frequency is not equal to the free space wave inside the waveguide। कोई जरूरी नहीं कि जो सिग्नल वेव जिस फ्रीक्वेंसी की दी थी उसी फ्रीक्वेंसी में, हाँ, फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ और वेलोसिटी डिपेंड हो जाएगी फ्रीक्वेंसी एट द सेम विदाउट अटेंशन। फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है लेकिन वेवगाइड वेलोसिटी और गाइड वेवलेंथ डिफरेंट होगी, वो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपन टू पैरेलल लाइन और होलो मेटेलिक ट्यूब में, मतलब इसको कहते हैं वेवगाइड, एट माइक्रो फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल को ट्रांसमिशन का काम करती है। यह एट लो फ्रीक्वेंसी पर यूज होता है, मतलब सिंगली रेडियो सिग्नल्स को और अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के टू पैरेलल लाइन वाइज यूज करते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस इंपीडेंस होता है, इसका अपन फील्ड इंपीडेंस या वेव इंपीडेंस कह सकते हैं, वेव इंपीडेंस होता है। तो अपन या सर्किट थ्योरी पर या फील्ड थ्योरी पर करती है, ठीक है। तो वेवगाइड में टू वायर पैरेलल लाइन के अंदर डिफरेंस हो गया, सिमिलरिटी हो गई, तो अपन वेवगाइड को अपन ने कर दिया कि होलो मेटेलिक ट्यूब होती है, और इस वेवगाइड को अपन दो पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। वेवगाइड को फिर बता रहा हूं, वेवगाइड इज ए होलो मेटेलिक ट्यूब in which the electromagnetic fields are confined by the conductor walls by guide to propagate along to length of tube। एक होलो मेटेलिक ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो इसकी कंडक्टर वाल्स होती है, मेटल वाल्स होते हैं, उनके द्वारा कन्फाइनमेंट से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की लेंथ के अलोंग प्रोपोगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल है वेवगाइड का, ठीक है। तो इसके क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स होता है। वेवगाइड एक होलो मेटेलिक ट्यूब है
जिसमें फील्ड थ्योरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कन्फाइनमेंट डिस्टेंस हैं, उसमें सिग्नल्स को प्रोपोगेट होने के लिए गाइड किया जाता है, ठीक है। और ये दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ होलो मेटेलिक ट्यूब। पहला है रेक्टेंगुलर वेवगाइड, वैसा क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। दूसरा है सर्कुलर वेवगाइड, क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर हो, उसे सिलेंड्रिकल वेवगाइड कहते हैं। इसकी लेंथ जो होलो मेटल ट्यूब सर्कुलर तो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। तो देखिए अपन वेवगाइड के अंदर मल्टी रिफ्लेक्शन एंड कन्फाइनमेंट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल्स आर प्रोपोगेट गाइड टू लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब ट्यूब की लेंथ के अलोंग सिग्नल्स को प्रोपोगेट होने के लिए गाइड किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल पर। तो अपन इसका करैक्टरिस्टिक सॉल्यूशन निकालने के लिए वेवगाइड का क्या निकालना चाहते हैं अपन? करैक्टरिस्टिक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो करैक्टरिस्टिक सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को वेव इक्वेशन की जरूरत होगी जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन चाहिएगा ताकि फील्ड की वैल्यू भी निकालेंगे, उनके करैक्टरिस्टिक्स पॉइंट भी निकालेंगे, ठीक है। तो वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मैं वहां किस पोर्शन पे जा रहा हूं कि अपन वेवगाइड को डिफाइन कर दिया, दो टाइप्स होते हैं। अब वेवगाइड की करैक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए, उसमें फील्ड पैटर्न को निकालने के लिए अपन को वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन करना होगा जो उस वेवगाइड की वॉल्स की बाउंड्री कंडीशंस अपन पास अप्लाई करेंगे। मतलब वॉल्स उसकी कंडक्टर है, वहां तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की बाउंड्री कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि वेव इक्वेशन सॉल्यूशन चाहिए और वो विथ बाउंड्री कंडीशन सॉल्यूशन चाहिए, जिससे अपन से कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर का मीनिंग है कि उसमें प्रोपोगेट सिग्नल की वेलोसिटी कितनी होगी, इसको गाइड वेलोसिटी बोलते हैं। वेवलेंथ कितनी हो, गाइड वेवलेंथ बोलते हैं। इंपीडेंस कितना होगा तो गाइड इंपीडेंस बोलते हैं, ठीक है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि फाइनाइट फ्रीक्वेंसी लेस फ्रीक्वेंसी सिग्नल आर नॉट कंडक्ट बाय द वेवगाइड, इसलिए हाई पास फिल्टर कहते हैं इसको, कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल फाइनाइट फ्रीक्वेंसी से अबव फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही पास होते हैं, जो कि ऐसा टू वायर लाइन ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है। तो इसलिए इसको अपन करैक्टरिस्टिक इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। और मैंने बताया वेव इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, जिसको अपन एक सिंपल फॉर्म में से लिख दूं, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साइज गोल, इसको अपन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोलते हैं। के इज द कांस्टेंट, ये गामा से प्रोपोगेशन कांस्टेंट अपन यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने एक सिंबल लिया के कांस्टेंट। वेव को अपन इस टाइप में इसको मैं डेल स्क्वायर साई इक्वल टू के स्क्वायर साई, मतलब के की वैल्यू कोई नेगेटिव डायमेंशन में हो, आयटा की फॉर्म में हो, तो इस टाइप का क्यों सिंपली अपन एक 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन ऐसा ही होता है, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू डेल वी स्क्वायर डेल साई अपॉन डेल टी, एक टाइम डेरिवेटिव फील्ड होता है। लेकिन अपन यहाँ प्रोपोगेटिव वेव की बात कर रहे हैं जो हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को फॉलो करेगी, तो ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। हो सकता है रेक्टेंगुलर जो वेवगाइड है वो 3 डायमेंशनली है, 2 डायमेंशन का क्रॉस सेक्शन है, वो एक लेंथ है, सिलेंड्रिकल है तो रेडियल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसका सॉल्यूशन होगा। तो अपन इसको हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ रिक्वायर्ड होगा, तभी अपने आगे वेवगाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस टाइप के इक्वेशन को वैसे होल्ड कर दिए तो कांस्टेंट है के स्क्वायर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ केवल बात यहाँ अपन इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लैप्लास इक्वेशन की सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट मान लें कि ऐसा इक्वेशन है ये, इसका सॉल्यूशन चाहिए। ये तो अपने पास कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन डेल स्क्वायर साई सा लैप्लास इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कि क्यों जरूरत पड़ रही है अपन को, कि अपने पास एक वेव इक्वेशन आएगा जब हम फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोपोगेट एज ए वेव, तो उनका एक कॉरस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्यूशन करना होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो अपन में
इसकी कंपैरिजन हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से कर दी कि वेव इक्वेशन एक हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के टाइप में होता है। तो यहाँ k तो एक कांस्टेंट है, ठीक है साई, अपन को यहाँ डेल स्क्वायर साई जो सेकंड ऑर्डर ऑपरेटर है डेल, और सेकंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसके टर्म में एक लाप्लास इक्वेशन इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, अपन प्लस में ये कर देंगे आगे, ठीक है। तो अपन इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? देखो मैं एक छोटा सा आपको पहले भी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर भी अपन पास लाप्लास इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में सोल्व किया था। यहां अपन को दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम में सोल्व करना होगा। यहां दो टाइप की वेवगाइड है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में अपन को लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन गेट करना होगा। तो मैं आपको हिंट देता हूं कैसे, कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन साई मान लो कि लाप्लास इक्वेशन के इक्विवेलेंट है, इसका सॉल्यूशन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से करते हैं कि साई इज द लेट इज फंक्शन एक्स वाई एंड जेड। तो अपन तीन फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, इज कैपिटल एक्स इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड है पृथक्करण विधि के द्वारा, y इज फंक्शन वेरिएबल y और z इज फंक्शन ऑफ z। तो यदि अपन ये वैल्यू इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्सपेंड करके वैल्यू में इस इक्वेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इजकल टू 0। ठीक है, मान लें कि इक्वेशन 1 एंड लेट दैट इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए इक्वेशन 2 के तीन फंक्शन मान लें, इनकी वैल्यू इसमें रख के इन्हीं का डिवाइड दे दें तो तीन सेपरेट इक्वेशंस बन जाएगी। और इन तीनों सेपरेट इक्वेशन से सॉल्यूशन से अपन रिजल्टेंट सॉल्यूशन मतलब साई एक्स का सॉल्यूशन वाई जेड तीनों को प्रोडक्ट कर दें, टोटल रिजल्टेंट सॉल्यूशन साई निकाल सकते हैं। तो अपन सेपरेशन वेरिएबल मेथड की जो टास्क है वो कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसमें भी एक शॉर्टली अपन को एक रिपीट करनी है कि अपने पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की यहाँ रिक्वायर्ड क्यों पड़ रही है। अपन यहाँ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का टॉपिक अपना नहीं है, अपना टॉपिक है वेव गाइड में वेव इक्वेशन के पैरामीटर्स फाइंड आउट करना। तो उस वेव इक्वेशन को सोल्व आउट करना पड़ेगा अपन को। तो उसकी कंडीशन से अपन उसके पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट निकालेंगे और फील्ड पैटर्न में फील्ड्स की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ई बी की वैल्यूज निकालेंगे अलग अलग कंपोनेंट। तो अपन एक सिंपली कि अपने डायरेक्टली यहाँ पर अपने इस हाइपोथेसिस कि अपने एक्स वाई जेड का 3 डायमेंशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन अपन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सोल्व आउट कर सकते हैं। तो वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड कौन सा है कि अपन जो फंक्शन जितने वेरिएबल का फंक्शन होता है उतने सेपरेटली फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, 4 होते 4 मान लेते, 2 होते 2 मानते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, 3 ही माने। यहाँ यदि वेरिएबल 2 डायमेंशन है तो 2 ही माने जाए, 1 डायमेंशन तो केवल सिंगल एक ही माना जाएगा। तो अपन मोर देन 2 या मोर देन 2 हो तो ही सेपरेशन वेरिएबल मेथड का यूज है, सिंगल के लिए जनरल इक्वेशन वैसे सोल्व हो जाएगा। तो 3 फंक्शन मान लिए, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को साई की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इन्हीं का डिवाइड दे देंगे, तो ये 3 सेपरेट टर्म्स बन जाएगी। देखो अपने पास यहाँ पर वैल्यू रखेंगे साई, एक्स के साथ वेरिएबल है तो वाई जेड बाहर आ जाएगा, ये भाग भी दे रहे हैं एक्स वाई जेड का, तो पहले टर्म में केवल एक्स बच जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स स्मॉल एक्स। दूसरी में यहां वैल्यू रखेंगे वही एक्स जेड बाहर आ जाएगा, वाई बचेगा, नीचे एक्स जेड का तो केवल वाई बचेगा नीचे, वाई डेल स्क्वायर वाई अपॉन स्मॉल वाई। तीसरी में ऐसा होगा जेड वाला कंपोनेंट बचेगा, इक्वल टू 0।
तीन इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, वैल्यू जैसे इसमें वैल्यू रखेंगे अपने पास तीन सेपरेट टर्म्स बन जाएंगे। अब इस टर्म्स में क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड आर सेपरेटली इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट्स, as such sum of all constant is 0, satisfy the equation। मतलब if change in x variable then second and third term are unchanged, so by the satisfaction of this equation first term also remain unchanged। तो ऐसे अपने पास सेपरेटली तीनों इक्वेशंस सेपरेटली कांस्टेंट्स के इक्वल है, जिससे कंडीशन होगी कि सम ऑफ द ऑल आर कांस्टेंट इज 0। तो अपन क्या कर लेंगे, सबको सेपरेटली कांस्टेंट के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लेंगे, और एज्यूम करने के बाद में अपने पास जैसे मैं एक इस टाइप के करेंगे कि अपन रेस्टिकेशन भी रहे अपना, कि सिंपली लेट 1/x डेल स्क्वायर एक्स स्मॉल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, वो अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए देता है कि इसका सॉल्यूशन इजी हो जाए, नहीं तो पॉजिटिव ले सकते थे। दूसरा ले लेंगे वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। थर्ड ले लेंगे, अब थर्ड को अपन देखो नेगेटिव नेगेटिव तीनों को नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल क्या है 0, दो नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा, तब भी कोई इसका वैल्यू 0 हो सकता है, तो इसका कंसीडर द पॉजिटिव। तीन इक्वेशन और वहां कंडीशन ये आ जाएगा कि के जेड स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, ये अपना रेस्टिकेशन है। उन तीनों का सेपरेट सॉल्यूशन निकाल के यहाँ रख देंगे तो अपनी लाप्लास इक्वेशन का क्या जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। दो साइंस रोडेली सॉल्यूशन आएंगे, एक का एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक सॉल्यूशन आएगा, कोसाइन साइन का हाइपरबोलिक, कांस्टेंट 6 कांस्टेंट्स आएंगे, एक रेस्टिकेशन यहाँ है और बाउंड्री कंडीशन से एक होलो मेटेलिक ट्यूब है तो इसकी 4 सरफेस पर 4 बाउंड्री कंडीशन यूज होंगे। ठीक है, तो अपन इस टाइप से एक लाप्लास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की इस टाइप की टास्क यूज करेंगे, किसमें वेवगाइड के अंदर वेव इक्वेशंस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन एक हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होगी, उसका सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से अपन सॉल्यूशन करके उसके पैरामीटर्स और फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। ये अपने आगे टास्क। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में अपन वेवगाइड की एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए अपन सिंपल एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। ओके, थैंक्स।